गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। और जहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल बनाकर रखिएगा। चलिए बच्चों, हमने वेक्टर के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक पूरा पढ़ लिया था। क्या डायरेक्शन कॉसाइंस होती है, कैसे हम निकालते हैं, क्या डायरेक्शन कॉसाइंस में रिलेशन होता है, डायरेक्शन साइन में कैसे रिलेशन होता है, कैसे यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन कॉसाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, पता है हमें। अगर कोई सवाल ऐसे पूछ ले आपसे बच्चों कि हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द जीरो रिजल्टेंट, हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द जीरो रिजल्टेंट। अब कोप्लेनर मतलब ऐसा वेक्टर जो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर हो। और आपको पता है प्लेन क्या होता है बच्चों, समझिएगा ध्यान से बातों को। मैं पहले प्लेन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि आप प्लेन कैसे लेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे आपको पता है बच्चों, तीन एक्सिस हमारे पास होते हैं। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। तो एरिया एनक्लोज बिटवीन टू एक्सिस इज नॉन एज प्लेन। जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो इतना भी एरिया है वो एक्स वाई प्लेन के नाम से जाना जाएगा बच्चों। एक्स वाई प्लेन। एरिया एनक्लोज बिटवीन वाई जेड, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाई जेड प्लेन के नाम से जाना जाएगा। और एरिया एनक्लोज बिटवीन एक्स जेड एक्सिस नॉन एज जेड एक्स या एक्स जेड, जो आपको कहना है कह सकते हैं जेड एक्स प्लेन। ये तो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री एक्सिस। पर इन जनरल ध्यान रखना, प्लेन्स आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा होता है बच्चों वर्टिकल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा वर्टिकल प्लेन। अब इन तीनों जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको मैं जरा समझा देता हूं। जैसे कि बच्चों मेरे पास मान लो ये तीन एक्सिस अपन ले लेते हैं। चलिए पेन से ही मैं आपको बनाकर समझाता हूं जिससे कि आपको पिक्चराइज व्यू में क्लियर हो जाए चीजें। मान लो बच्चों ये मेरा एक्सिस प्लेन मैं आपको कंसीडर करके दिखाता हूं। देखिए इधर ऐसे मान लीजिए आप, ठीक। यह सपोज एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। एक्स पिंक वाला पेन एक्स मैंने माना है, ब्लू वाला पेन मैंने वाई माना है और व्हाइट वाला पेन मैंने जेड मान रखा है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच ही आपको नजर आ रहा होगा एरिया, यह है हमारा एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड के बीच में यह प्लेन नजर आ रहा होगा, यह एरिया, यह है वाई जेड प्लेन। एक्स और जेड के बीच में यह नजर आ रहा होगा, यह है बच्चों जेड एक्स प्लेन। ये तो एक्सिस के बेसिस पर मैंने आपको समझा दिया।
अब ध्यान से अगर देखो तो इन तीनों एक्सिस के बीच के प्लेन्स के नाम एक्सिस के बेसिस पर आपने रख दिए, पर अगर यो एनालाइज करें कि प्लेन है कितने तरीके के, तो दो ही इन जनरल, एक्स और वाई से ये आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा होगा बच्चों। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। वाई जेड से ये एक वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ऐसे जेड एक्स से भी वर्टिकल ही बन रहा है। तो इन जनरल प्लेन दो ही तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस वी कैन से दैट प्लेन्स आर थ्री टाइप्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई प्लेन की। अब हमने सवाल में बोला था हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर अवेलेबल हों। ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर अवेलेबल होने वाले वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो मिनिमम पूछे गए आपसे, तो यार बच्चों मिनिमम तो दो ही हो सकते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके अंदर मैंने ये एक वेक्टर रख दिया है, एक वेक्टर रख दिया है मैंने। अब इतने ही मैग्नीट्यूड का, और अगर मैं दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं तो रिजल्टेंट बिकम्स जीरो। Isn't it? बात समझ में आ गई आपको? तो उसने बोला था कि हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द जीरो रिजल्टेंट। तो मिनिमम पूछा गया भाई, तो दो मैंने मान लिया कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो रिजल्टेंट जीरो ही प्रोड्यूस करेंगे। पर अगर मेरे से सवाल में यह कहता हाउ मेनी मिनिमम coplanar vectors of different magnitudes are required to produce the zero resultant, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ही बहुत ध्यान देना है आपको। मैंने बोला है हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द जीरो रिजल्टेंट। अब अगर मैं दो ही मान लो अलग अलग मैग्नीट्यूड के ले लेता हूं यार बच्चों, समझने की बात है। मान लो ये आपने 10 सेंटीमीटर लंबा ले लिया, इस डायरेक्शन में ले लिया, और एक आपने 14 सेंटीमीटर का इस डायरेक्शन में ले लिया। तो आपको मालूम है भाई 14 वाला बड़ा है, 10 वाला छोटा है, तो रिजल्टेंट 14 की तरफ ही जाएगा। जीरो तो नहीं हुआ, जीरो तो नहीं हुआ। कैसे भी कितने भी एंगल पर लगा लो जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर से, चाहे सेम डायरेक्शन में लगा लो, क्योंकि मुझे मालूम है रेंज ऑफ रिजल्टेंट आपको बता रखा है मैंने, मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता और मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं इस 10 और 14 को सेम डायरेक्शन में रखूंगा बच्चों, तो 24 मैक्सिमम रिजल्ट बना सकता हूं इन दोनों से, और दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखता हूं तो 4 मिनिमम रिजल्ट बना सकता हूं इन दोनों से। तो 4 और 24 के बीच में जीरो तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, इसलिए इन दोनों से जीरो रिजल्ट तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो सर मिनिमम फिर कितने चाहिए? तो मिनिमम 3 आपको चाहिए, मिनिमम 3 आपको चाहिए। कैसे 3 चाहिए समझो। मान लो कि अगर आपने दोनों को सेम डायरेक्शन में रखा तो रिजल्ट कितना है? 24। 2 से रिजल्ट 24 प्रोड्यूस कर चुके हो आप। अब अगर आप तीसरा वेक्टर 24 मैग्नीट्यूड का ही लो और उस रिजल्टेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगा दो, तो रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस कर लिया कि नहीं कर लिया आपने? या अगर इन दोनों को मान लो आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया 10 और 14 वाले को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 4 इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि 10 वाला मैंने इधर लिया है, 14 वाला इधर लिया है मैंने, तो रिजल्टेंट 4 इधर आएगा, मिनिमम रिजल्ट होगा वो। अब तीसरा वाला अगर मैं 4 मैग्नीट्यूड का ही लूं और उसके अपोजिट लगा दूं, उस रिजल्टेंट के अपोजिट लगा दूं, तो डेफिनेटली जीरो प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 सवाल हो गए मेरे। पहले सवाल में मैंने पूछा था हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, जवाब है 2 वेक्टर्स। दूसरा सवाल मैंने पूछा हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, तो जवाब हो गया 3।
अब सवाल ऐसे, तीसरा सवाल, हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर्स, हाउ मेनी मिनिमम non-coplanar vectors are required to produce zero resultant? सवाल को ध्यान से सुनिए, फिर मैंने बोला है हाउ मेनी मिनिमम नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। कितने मिनिमम हमें नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए जिनसे जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस किया जा सके? तो जवाब है बच्चों 4। मतलब 4 कैसे सर? 4 वेक्टर रिक्वायर्ड है। जी हां, क्योंकि 2 वेक्टर्स आप कभी भी कहीं पर भी ले लीजिए, 2 वेक्टर से हमेशा एक प्लेन परफॉर्म करता है, तो 2 तो प्लेन में ही हो जाएंगे भाई, और तीसरा आउटसाइड द प्लेन अगर आपको लेना है, जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक आपने ऐसे ले लिया, आप बोले सर ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक आप वर्टिकल ले लो, तो ये हो गए दोनों नॉन कोप्लेनर, क्योंकि ये हो गया वर्टिकल में, ये हो गया हॉरिजॉन्टल में। जी नहीं, ये दोनों एक ही प्लेन के अंदर है, क्योंकि इस वेक्टर को अगर मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो इन दोनों से एक प्लेन परफॉर्म हो जाएगा। ये बन गया ना भाई एक प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दोनों वर्टिकल प्लेन के अंदर है ये तो। सर कैसे? ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना सर, ये वर्टिकल प्लेन के अंदर है। अरे भाई, इन एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। इस वेक्टर को उठाकर मैं अगर यहां पर रख देता हूं तो इन दोनों से मिलकर एक प्लेन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो दोनों कोप्लेनर हुए। तो यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट आपको मिल गई, इंपॉर्टेंट चीज करके मैं लिख रहा हूं, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही होते हैं, ऑलवेज इन अ प्लेन। तो आपको तो नॉन कोप्लेनर चाहिए, तो 2 तो हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। तो भैया इन दोनों से एक प्लेन बन गया। तीसरा वेक्टर मान लो मैंने, अब ये वर्टिकल प्लेन परफॉर्म कर चुके हैं, ध्यान रखना। तीसरा वेक्टर मान लो मैंने ये वाला ले लिया, हॉरिजॉन्टल, मेरी फिंगर मान लो आप, या ये तीसरा पेन मान लीजिए आप। अब इन तीनों को मैं ऐड करूं, इन तीनों को मैं ऐड करता हूं। ऐड करने का रूल आपने ग्राफिकल मेथड से सीखा है। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कर दिया, तीसरे वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड पर कॉन्साइड कर दिया। अब रिजल्टेंट कहां से कहां प्लॉट करते हैं? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ, लॉ ऑफ पॉलीगन याद कीजिए। तो यहां से आपने यहां तक, इस पिंक कलर की टिप तक, यहां तक एक वेक्टर को ड्रॉ किया, तो इन 3 से जो रिजल्टेंट आया वो कभी 0 नहीं आ सकता। 3 वेक्टर अगर डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है, 2 से तो हमेशा एक प्लेन बनेगा, तीसरा ही डिफरेंट प्लेन के अंदर होगा। तो उन तीनों का रिजल्टेंट 0, तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो उस रिजल्टेंट को 0 करने के लिए उस रिजल्टेंट के बराबर का मैग्नीट्यूड आप अपोजिट डायरेक्शन में चौथे वेक्टर के रूप में ले लीजिए। तो नॉन कोप्लेनर में 4 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये थ्योरेटिकल बातें थी बच्चों जो मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वह है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन ऑफ a vector with a scalar, with a scalar, यानी किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या डिफाइन करता है। सपोज अ वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है, एंड अ स्केलर
एंड अ स्केलर, स्केलर मान लो जे आपने मान लिया है, स्केलर आपने जे मान लिया है, ठीक है। चलिए, आपने दो चीजें कंसीडर कर ली, एक वेक्टर कंसीडर कर लिया और एक स्केलर कंसीडर कर लिया। अब आपने इस वेक्टर को मान लो कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक स्केलर से, तो क्या हो जाएगा, जे टाइम्स ऑफ वेक्टर बन जाएगा बच्चों, जे टाइम्स ऑफ वेक्टर हो जाएगा, जिसको आप एक नया वेक्टर लिख सकते हो, सपोज बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर था हमारे पास में, तो ए वेक्टर तो ऑलवेज ए वेक्टर ही रहेगा भाई। पर आपने अगर उसको किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर से, तो वो वेक्टर उसका अपने मैग्नीट्यूड का जे टाइम्स हो गया है। एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात करें अपन, मान लो कि एक वेक्टर आपके पास में है बच्चों, कोई भी एक वेक्टर आपने ले लिया, सपोज आपने ले लिया है 10i कैप, ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूं आपको, ठीक है, और जे आपने ले लिया सपोज 5। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया भाई, कि इस 10i कैप को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 50i कैप। अब ये 50i कैप ए वेक्टर तो नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि ए वेक्टर तो 10i कैप है, तो ऑब्वियसली एक नया वेक्टर आपको क्रिएट होकर मिल गया है, बी वेक्टर। आया समझ में, ए वेक्टर तो फिक्स है ना भाई, 10i कैप, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर फॉर्म हो गया आपके पास, 50i कैप। और ये जो बी वेक्टर है, ये डेफिनेटली 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। बी वेक्टर जो आया वो इस ए वेक्टर का 5 टाइम्स है कि नहीं है, बोलो, क्योंकि ये 10i कैप है, ये 50i कैप है, डायरेक्शन दोनों की सेम है पर मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब बी वेक्टर ए वेक्टर का 5 टाइम्स हो गया, बट हैव सेम डायरेक्शन, बट हैव सेम डायरेक्शन, therefore b vector is parallel to a vector। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये तो बात हुई किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर इसी के अंदर में एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो कि अब आपके पास एक वेक्टर कोई भी आपने समझिए 10i कैप ही ले लिया है, पर स्केलर आपने ले लिया है, स्केलर जे आपने ले लिया सपोज -5। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई अपन इसको, कि आपको करना है यहां पर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए जे से, तो आप लिखेंगे बोले सर 10i कैप को -5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, यही हुआ इसका मतलब, जी हां। तो बोले सर फिर तो मिलेगा -50i कैप, जी हां। तो यहां एक नया वेक्टर क्रिएट हुआ बी वेक्टर, और बी वेक्टर अब आपको मिल चुका है -50i कैप। अब ध्यान से समझना बात को, ध्यान से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स हो गया है। मैग्नीट्यूड कितना इसका 50, इसका कितना 10, तो डेफिनेटली इसका 5 गुना ये वाला हुआ। पर ए वेक्टर की डायरेक्शन है आई कैप और बी वेक्टर की डायरेक्शन है -i कैप, बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी अगर किसी पॉजिटिव स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा। पर अगर किसी वेक्टर को आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अब मैं बात कर लेता हूं आपसे डिवीजन की बच्चों। डिवीजन की देख लें। मान लो आपसे कहा गया यार कि अगर मैं किसी एक वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड जे से यानी स्केलर से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा।
1/j टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। 1/j टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दोबारा से देख लीजिए इसको, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय जे अगर मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमने इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अंदर जे से, क्योंकि स्केलर से स्केलर को डिवाइड किया जा सकता है, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया जा सकता है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे यह फर्क पड़ेगा, बट हैव सेम डायरेक्शन, बट हैव सेम डायरेक्शन। यानी किसी वेक्टर में अगर स्केलर से डिवाइड करते हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/j टाइम्स हो गया, पर डायरेक्शन सेम होगी। एग्जाम्पल से बात बहुत क्लियर होती है, समझिएगा। मान लो कोई भी एक वेक्टर आपने ले लिया, ए वेक्टर, वही एग्जाम्पल tan i कैप का लीजिए, और स्केलर आपने ले लिया सपोज 2, और आप करना चाहते हो अब ए वेक्टर डिवाइडेड बाय जे। तो ध्यान से देखो, tan i कैप में 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 5i कैप। यानी इसके मैग्नीट्यूड का 1/j टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 10, और यहां पर 1/2 टाइम्स, तो 10/2 कितना हुआ बेटा? 5। पर डायरेक्शन आई कैप ये था, तो ये भी आई कैप ही है, ये भी आई कैप ही है। सेम तरीके से अगर मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूं तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा अपने पास में 1/j टाइम्स, पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये तो मैंने बात की है आपसे सिंपल किसी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवीजन करने पर क्या होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये कोई एक वेक्टर है, बताओ कोई भी एक वेक्टर है, और आपने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका मतलब सिंपल सा है ना भाई कि 2 से मल्टीप्लाई करने वाले इस वेक्टर को डबल कर दो, यही हुआ ना। तो मतलब आपने डबल क्या किया? मैग्नीट्यूड ही तो डबल किया, डायरेक्शन तो ना डबल होती है यार, डायरेक्शन तो जिधर है उधर ही रहेगी ना। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मैग्नीट्यूड में डबल हो जाएगा, पर अगर मैंने कहा नहीं 2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2a वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट मेरा डबल हो जाएगा, ट्वाइस ए वेक्टर। पर अगर मैं इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा, -2a वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो डबल हुआ पर डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इतनी डिटेल के अंदर मैंने आपको एक एक बात समझा दी है, और अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, या कहो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो 2 तरीके से होता है वेक्टर का प्रोडक्ट। एक होता है बच्चों जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर को ही हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2 नाम है। अच्छा, नाम कोई साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही नहीं रख दिए बच्चों, काम के बेसिस पर नाम रखे गए हैं। काम बताऊंगा अभी आपको। और दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों। चलिए भाई, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है समझिएगा। स्केलर कहो या डॉट कहो, मान लो बच्चों कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये है कोई दूसरा वेक्टर बेटा हो, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एक एंगल थीटा यहां पर बन रहा है।
और आपसे कहा गया कि यार इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए या कहो प्रोडक्ट कीजिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, तो इनके बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन की साइन की फॉर्म में यहां एक डॉट लगा दिया बच्चों। जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो 4 इंटू मतलब क्रॉस 4 इंटू 5 कर देते हैं वापस से। पर वेक्टर के अंदर प्रोडक्ट के दो सिंबल है, एक डॉट और एक क्रॉस। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के बराबर, जिसको सिंपल तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ बी वेक्टर को बी लिखा जा सकता है, और कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहां डॉट बनाया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आया वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही आया। कोई इसमें डायरेक्शन कंसेप्ट नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये कॉस थीटा जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज का रेशियो आता है, मतलब वो भी मैग्नीट्यूड ही है। तो इक्वल मिलाकर मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज शोज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका दूसरा नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको, कभी वेक्टर नहीं मिलेगा आपको। अब जब हम फ्री होते हैं बच्चों, और मान लो ये नोट्स हमारे सामने हो, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, उठ सकता है, मेरे तो उठा था, जब मैं पढ़ता था तब मेरे तो उठा था। ठीक है, क्या सवाल, बोले यार जब हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो यार ए वेक्टर की जगह पर ए आ गया, बी वेक्टर की जगह पर बी आ गया, पर ये कॉस थीटा कहां से आया, ये समझ में नहीं आया। तो चलो इस कॉस थीटा को भी समझाता हूं मैं आपको। इसी फॉर्मूले को बच्चों, जो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, और उसको फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा। क्या परेशानी है भाई इसको ऐसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है आराम से। अब कॉस यहां किसके साथ आया बच्चों, बी के साथ आया। मैं लिखना चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। यहां से हमें डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका भी समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। अब मैंने कहा था आपसे कि यार ये मेरा है ए वेक्टर, मैं इस कंसेप्ट का डायग्राम बनाने जा रहा हूं अब, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर बच्चों, और ये हमारा है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हमें पता है थीटा है। अब आपको यह बात पता है कि बी के साथ कॉस थीटा है, एक बी के साथ कॉस थीटा तभी आ सकता है जब बी को रिजॉल्व कर दें हम, बी को हम रिजॉल्व कर दें बच्चों। तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इसके ऊपर, तो इस बी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, वो बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा भाई। अब ध्यान से देखो, जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है वो दोनों अब सेम डायरेक्शन के हैं, सेम डायरेक्शन के हैं।
ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, तो ए बी कॉस थीटा आपने लिखा, तो ए तो इधर ही है ना भाई, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया इसका मतलब। बोले सर इसका डायग्राम, चलो इसका डायग्राम देखो, इधर दो वेक्टर, वही ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये रहे भाई, ये रहा अपने पास ए वेक्टर बेटाओ, ये रहा अपने पास बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब कॉस किसके साथ है बच्चों? ए के साथ, तो ए का कंपोनेंट करना है, तो यहां से एक बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये आपने किया परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो ये ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, जिनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में भी है कि नहीं है? बी इधर रहा और ये ए कॉस थीटा भी इधर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन केवल उन्हीं वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होता है जिनकी डायरेक्शन सेम हुआ करती है, और अगर नहीं है तो रिजॉल्व करके कीजिए भाई, करना पड़ेगा तभी आपको सेम डायरेक्शन में। ये इसका सेंस निकलता है जो यहां पर मैंने आपको समझाया है। चलिए भाई अब लेते हैं इसी के अंदर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और आप सबको यह बात पता है बच्चों कि हमारे पास तीन तरीके के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हुआ करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो कि एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस को प्लस आई कैप, वाई एक्सिस को प्लस जे कैप, जेड एक्सिस को प्लस के कैप रिप्रेजेंट करता है बच्चों। अब अगर मैं ये कहूं बच्चों, अपन जानते हैं ये फॉर्मूला कि यार ए वेक्टर को जब हम बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मान लो कि अब मैं अगर ए वेक्टर की जगह पर, समझिएगा ध्यान से, मान लो कि ए वेक्टर की जगह पर मैं यूनिट वेक्टर आई कैप ले लेता हूं और बी वेक्टर की जगह पर भी यूनिट वेक्टर आई कैप ही ले लेता हूं, इसका मतलब मैं दो सेम यूनिट वेक्टर्स ले रहा हूं, और सेम यूनिट वेक्टर्स लेने का मतलब है हैव सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। यहां आएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो यहां कॉस 0 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। यानी कि आई कैप को आई कैप के साथ जब आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 के बराबर, वैल्यू मिलेगी 1 के बराबर। सिमिलरली अगर आपने जे कैप को जे कैप से कर दिया तब भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। के कैप को के कैप से कर दिया तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स is always 1। दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। इससे ये बात समझ में आ गई हमारे। चलिए साहब अब सेम के अलावा लेते हैं, वापस से अपन अब उसी कंसेप्ट पर फिर चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगेन मैं यहां पर वापस से वही फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब मान लो कि आपने ए वेक्टर अब ले लिया यहां आई कैप, पर बी वेक्टर ले लिया आपने जी कैप। अब आपने डिफरेंट यूनिट वेक्टर से लिए हैं, और वो भी ऐसे डिफरेंट लिए हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो आई कैप डॉट जे कैप शुड बी 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप करोगे तब भी 0 ही आएगा, और के कैप डॉट आई कैप करोगे तब भी 0 ही आएगा। दो यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। दो यूनिट वेक्टर्स हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर टू परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यूं लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। ये आपको बातें हमेशा ध्यान रखनी है। यहां से अब तक की बात जो समझ में आई वो ये समझ में आई हमारे कि भैया ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन के होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो ये सिखा रहा है यार साफ साफ, यूनिट वेक्टर भी सिखा रहा है। देखो, जो सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उन्हीं से केवल वैल्यू मिल रही है, पर जो परपेंडिकुलर वाले थे उनसे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो यहां दोनों अलग अलग डायरेक्शन के थे, तो आपने एक को रिजॉल्व कर दिया इसके अलोंग, तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो गया, पर दूसरा कंपोनेंट इसका होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो केवल डॉट प्रोडक्ट डीसी के साथ पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो डॉट प्रोडक्ट केवल उन्हीं वेक्टर्स का पॉसिबल होता है बच्चों जो सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। कंसेप्ट की बातें समझा दी मैंने आपको। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4-5 पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन की वैरायटीज कवर हो जाएगी हमारी। चलिए बच्चों तो आते हैं अब डॉट प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले पॉइंट के अंदर हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। फाइंड मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए यार, मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, जनरलाइज फॉर्म से समझा रहा हूं कि सपोज एक वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपसे कहा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा गया है, इसका क्या मतलब है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख दीजिए भाई,
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, फिर बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिख दीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब बहुत छोटी क्लास में आपने जैसे x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, तो क्या करते थे आप, ब्रैकेट 1 के फर्स्ट एलिमेंट को ब्रैकेट 2 के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर ब्रैकेट 1 के सेकंड डिजिट को ब्रैकेट बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे। करना तो आज भी वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है यार, पर ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। और हमने अभी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर सीखा था, तो अब ध्यान से देखो, जब इस ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से करोगे तो आई कैप को जब आई कैप से करोगे तो 1 आएगा, पर जब इस आई कैप वाली टर्म को जे कैप से करोगे तो 0 आएगा, और इस आई कैप वाली को जब के कैप से करोगे तो 0 आएगा। तो हम करेंगे क्यों, हम करेंगे क्यों भाई, जब हमें मालूम है पहले से ही, इसीलिए तो सीखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आई कैप वाली टर्म को आई कैप के साथ ही करना है, जे कैप वाली टर्म को जे कैप के साथ ही करना है, और के कैप वाली टर्म को के कैप के साथ ही करना है। बाकी और किसी के साथ करोगे 0 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं। जब आपने ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से किया तो आई कैप तो 1 हो गया, पर मतलब केवल इस आई कैप का कोएफिशिएंट और इस आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन ही रह गया, यानी कि ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो चुका है, प्लस जे कैप को जे कैप से किया तो 1 हो गया, बचा क्या, ए वाई बी वाई, और जब के कैप को के कैप से किया तो वो तो 1 हो गया, और बचा क्या, ए जेड बी जेड। ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट करने का मेथड। ये तो मैंने जनरलाइज फॉर्म से किया है, पर आपको मैं वेक्टर फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सिखा देता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लो कि ये ए वेक्टर आपको दे दिया, कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे यार, 4i कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, एक वेक्टर आपने ये ले लिया, एंड बी वेक्टर मान लीजिए आपने ले लिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपसे कहा फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। चलो करते हैं भाई सॉल्यूशन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी आपको बताया आई कैप वाली टर्म को सिर्फ आई कैप के साथ ही करना है। यहां आई कैप वाली टर्म कौन है, 3i कैप, यहां कौन है, सिर्फ आई कैप। तो आई कैप को जब आई कैप से किया तो कितना हुआ, 1, पर बचा क्या, 3। माइनस 4j कैप को माइनस 2j कैप से करोगे तो जे कैप को करोगे तो 1 हो जाएगा, पर माइनस 4j कैप को माइनस 2 से करोगे तो प्लस 8। माइनस 4j को माइनस 2 से करोगे, मतलब माइनस 4j को माइनस 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, प्लस 8। और 2k कैप को, मतलब 2k कैप को 3k कैप से करो तो k कैप को k कैप से किया तो 1 हो गया, पर 2 को 3 से किया तो कितना हो गया, 6। आंसर हो गया 17। आ गया समझ में कैसे आपको करना, पर डॉट प्रोडक्ट करते समय पर ध्यान रखना, आई कैप को आई कैप से करना है, जे कैप को जे कैप से करना है, के कैप को के कैप से करना है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, आई कैप को आई कैप से करना है, जे कैप को जे कैप से करना है, के कैप को के कैप से करना है। आप ये बिल्कुल ना भूलें कि पेपर बनाने वाला व्यक्ति बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। वो ये जानता है कि बच्चा क्या याद रख रहा है, सर ने जो बताया वो याद नहीं रखेगा, वो अपने हिसाब से याद रखेगा।
तो इस बात का फायदा उसने उठाया पेपर के अंदर। देखो सवाल पूछा गया ऐसे, आपको दिया गया बच्चों ए वेक्टर इक्वल्स टू 4j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको दे दिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और कहा फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। चलो साहब डॉट प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बच्चा क्या करता है, बोले हाँ सर याद है, कैसे आपने बताया है, पहले को पहले से कर देंगे, दूसरे को दूसरे। अरे भाई बस यही तो बात खा गए, क्योंकि यहां दिख रहा है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। मैंने ये थोड़ा ना बोला था, मैंने कहा था आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। और बच्चे ने क्या याद रखा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। जिसने यहां पहले को पहले से कर दिया वो मर गया। यहां जे कैप है तो जे कैप वाले को सिर्फ जे कैप से ही करना है। तो यहां भैया 4j कैप, यहां है -2j कैप, मिलेगा -8, क्योंकि जे कैप का जे कैप के साथ तो 1 हो जाएगा। अब 4 को -2 से करोगे तो -8 आएगा। अब आप आई कैप को आई कैप से, ध्यान से देखना प्लेसेस, -2 आई कैप को आई कैप से किया, आई कैप को आई कैप से किया तो 1 हुआ, -2 को 1 से किया तो -2 मिलेगा बच्चों। अब के कैप को के कैप से किया तो +3 आ जाएगा, -7 हमारा आंसर हो गया। मेरे हिसाब से अब डॉट प्रोडक्ट करना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। जो गलती आप कर रहे थे वो मैंने यहां पर मेंशन करवा दी आपको, ध्यान रखना, पहले को पहले से नहीं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, सबकी बात समझ में आ गई। -8 -2 -10 हो गया, +3 इसमें ऐड किया तो कितना हुआ, -7। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड, फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। दो कोई वेक्टर आपको दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको पता है यार बच्चों कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो भाई, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और ये थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का ही एंगल होता है। तो वही मुझे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं बच्चों, तो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस फॉर्मूले की मदद से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। पर इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, जो दो वेक्टर्स आपको दिए गए होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट तैयार करके रखना पड़ेगा, और दूसरा काम, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करके रखने पड़ेंगे आपको। तब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तब आंसर आएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर एक सवाल आपको दूंगा करने के लिए, और मुझे मालूम है कि आप सही कर देंगे। उम्मीद करता हूं सही कर देंगे, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। आपको दिया गया गिवन दैट ए वेक्टर की वैल्यू मान लो आपको दी गई आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा वेक्टर दिया गया एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, और कहा फाइंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कीजिए, ऐसा आपसे बोल दिया। तो मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पर फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले दो काम करने पड़ेंगे आपको। तो चलिए सॉल्यूशन तैयार करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तैयार कर लेता हूं बच्चों। ए वेक्टर कौन है? आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर कौन है? जे कैप प्लस के कैप। करो डॉट प्रोडक्ट, देखते हैं क्या आता है। आई कैप को आई कैप, अरे इसमें तो आई कैप ही नहीं है सर। तो भैया आई कैप को जे से करेगा तो जीरो आएगा, आई कैप को के कैप से करेगा तो जीरो आएगा। तो आई कैप से तो करना ही बेकार हो गया। हाँ, जे कैप को जे कैप से करूंगा तो 1 आएगा, पर जे कैप को के कैप से करूंगा तो 0 आएगा। तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया? 1। समझ में आ गया? अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बहुत पहले ही सीख चुके हैं हम। कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा √2। ऐसे ही अगर आपको बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा तो वो भी √2 ही आएगा। देख लीजिए आप, जे कैप कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप 1, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप 1, तो ये भी कितना आएगा बच्चों? √2 ही आएगा। दोनों काम हमने कर लिए, डॉट प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, मैग्नीट्यूड भी तैयार कर लिया। अब तो बस फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट करने की बात है बच्चों। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कितना आया था हमारा? 1। यहां √2, यहां पर भी √2, कुल मिलाकर 1/2। तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको पता है cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई भाई। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 2 का ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक सवाल दूंगा 4 ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन के साथ दे रहा हूं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है? ईमानदारी से। मान लो आपको दिया गया बच्चों, गिवन दैट, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? ए वेक्टर की वैल्यू में आपको देता हूं वो 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रहा हूं 6i कैप, चलो 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ये 2 वेक्टर्स मैंने आपको दे दिए। Then angle between them is, angle between them is, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन दिया मैंने साइन इनवर्स √5/3, दूसरा कॉस इनवर्स √5/3, तीसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स √3/2, चौथा साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स √5/3, कॉस इनवर्स √5/3, तीसरा कॉस इनवर्स 3/2 और चौथा साइन इनवर्स 2/3। ऐसा आपको दे दिया गया। ट्राई कर लीजिए, चलिए पोज करना और ट्राई करना, पॉज करके ट्राई कीजिए सब। कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप सबने। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, चेक करते हैं अपन। सॉल्यूशन, 2 काम करने हैं। पहला डॉट प्रोडक्ट काम करना है आपको, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैं यहीं पर करूंगा डायरेक्ट, ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे मालूम है करना क्या है यार, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। तो इस आई कैप को इस आई कैप से करो, 7 6 जा 42, 4 6 जा 24, ये -12, ठीक है। 24 में से 12 ही बचेगा, तो ये आएगा 54, 54 ही बचेगा ना, हाँ 54, ये 54 आ गया। चलिए अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा काम, 7 का स्क्वायर 49। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, स्क्वायर उसका ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार, बच्चों की तरह थोड़ा काम करना है यार, कंपटीशन फाइट करना है, डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो गया, 32 को 49 में ऐड करोगे, 9 2 11, 4 3 7 81, रूट 81 यानी कि 9। ऐसे ही आपने बी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 36 36 72, 72 में 9 ऐड किया, वापस से रूट 81 यानी कि 9। दोनों काम कर चुके, डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है भाई, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया 54, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 9 इंटू 9 81, यानी 54/81। कैंसिल करो, किससे होता है, 9 से हो जाएगा, 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81, 3 से कैंसिल कर दो, 2/3। तो थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 2/3। ऑप्शन देखें यार, अरे एक भी ऑप्शन नहीं यार बच्चों, ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है, सवाल ही गलत है यार। फंस गए हम तो, आंसर ही नहीं आ रहा हमारा तो। बोले सर कॉस इनवर्स 2/3 की जगह आपने गलत लिख दिया 3/2, ये गलत लिख दिया है आपने, मैंने तो सही लिखा है, मैंने तो सही लिखा है। तो बच्चा कॉस इनवर्स 2/3 पर बोले यार कॉस में नहीं आ, साइन में आ जाए, साइन इनवर्स 2/3 कर देता है वो। अरे भाई जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो चेक करो, ये नहीं है कहीं पर भी, और 2 ऑप्शन कॉस इनवर्स में, साइन तो लाओ कहीं से, कॉस में नहीं मिल रहे तो साइन में चेक करो। कॉस इनवर्स नहीं है भाई, 2/3 होना, 3/2 है या गलत है ये, या कॉस इनवर्स √5/3 है, नहीं है, करूं क्या अब? तो ध्यान से देखो, आप उलझ चुके हो, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों इधर की तरफ, ठीक है। कॉस थीटा तो हमारा आ गया ना 2/3, ये तो आ गया। अब कॉस थीटा को मुझे साइन थीटा में कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिली है बच्चों 2/3, और आपको पता है कि कॉस हो, साइन हो, टेन हो, कुछ भी हो, सब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का ही रेशियो होता है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। तुरंत प्रभाव से एक राइट एंगल ट्राइंगल को परफॉर्म करो, जिसमें बेस की जगह पर आप लिखो 2 और हाइपोटेनियस की जगह पर लिखो आप 3। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, √5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 कितना है 5, 5 का स्क्वायर रूट करोगे √5, आ गया परपेंडिकुलर। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, √5/3
तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स। चेक करना जरा, ऐसा ऑप्शन है क्या? तुम्हारा आंसर जाएगा पहला। आई थिंक दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने 2 पॉइंट तो सीख लिए बहुत अच्छे से। कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, क्या सेंस है उसका, ये बात मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। फिर आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये भी सिखा दिया, और 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिया। अब तीसरे पॉइंट होगा कि 2 वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। उस पर बेस बहुत बार सवाल पूछा गया है, और वो एक पॉइंट ऐसा है जो आगे चलकर हमारे कई सारी एप्लीकेशंस में भी काम आएगा। ठीक है, अभी और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट और पढ़ने हैं। ठीक है, वो पढ़ने के बाद फिर हम चालू करेंगे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है। अगले क्लास के अंदर हम इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।